हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले चंद चैप्टर्स में हम इकोनॉमी के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के बारे में देख रहे थे, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, और हमने पिछले चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी देखा हुआ था, और हमने ऑलरेडी रिसोर्स और उनसे रिलेटेड क्लासिफिकेशंस के बारे में भी देखा हुआ था। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं एक और बार आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दूं कि रिसोर्सेज को ब्रॉडली टू टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज भी कह लें, जहां पर स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह हम बनवाते हैं। दूसरा जो क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में भी अगेन फर्दर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में जो कंटिन्यूस फ्लो होते हैं जस्ट लाइक वाटर, विंड एक्सेट्रा, और दूसरे बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, और दूसरा सब क्लासिफिकेशन जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। एग्जाम्पल रिसाइकलेबल, एग्जाम्पल मेटल्स जो है उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन फिर से नए मेटल्स पैदा नहीं किया जा सकता। एंड नॉन रिसाइकिलेबल एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह जो है वो एक बार अगर डिप्लीट हो जाए तो फिर से उन्हें बनने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो ये सभी रिसोर्सेस हैं और रिसोर्सेस की मदद से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये झगड़ा कई लंबे टाइम से चल रहा था कि रिसोर्सेज का एडिक्वेट यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज का जो समाज है उसमें किस तरीके के हमें स्टार्क रियलिटीज़ देखने को मिलते हैं। तो देयर हैज़ बीन अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रीड ऑफ यू। बहुत ही कम ऐसे कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बाकी तक उनका प्रॉफिट जो है वो पहुंचाने नहीं देते। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पोर। तो रिच बिकम्स रिचर, पोर बिकम्स इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो चंद रिच या फिर वो चंद एलिट सेक्शन के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स कॉजिंग वेरियस ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो हमें सही तौर पर एज ह्यूमंस, एज एन इंडिविजुअल एंटिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हमें पता नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेट हम उनका यूज कर रहे हैं। और लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं हम। तो मोस्टली लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि लैंड भी बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। सो द कंट्री हैज अराउंड 43% ऑफ द प्लेन लैंड एरिया प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो लगभग हम इंडिया की जब हम बात करेंगे तो 43% प्लेन्स है, और प्लेन्स सबसे बेहतरीन रीजन माना जाता है ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अबाउट 27% कंप्राइजेस ऑफ द प्लेट्यू विच हैव एक्सेलेंट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। डेक्कन प्लेट्यू का ही आप एग्जांपल ले लें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। और माउंटेन्स कंप्राइज 30% ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया, इंश्योरिंग फ्लो ऑफ पेरिनियल रिवर्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इकोलॉजिकल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो अच्छे खासे हिमालयन बेल्ट्स भी हमारे पास हैं इमीडिएटली, तो वहाँ पर भी पेरिनियल रिवर्स हमें देखने को मिलता है। अगेन साउथ में भी अगर आप आए, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में भी कई ऐसे पेरिनियल रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यूस रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी हमें कंटिन्यूसली इस कंट्री में देखने को मिलता है। तो इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लैंड यूज के पैटर्न्स भी क्या है इंडिया में, ह्यूमन फैक्टर्स खासकर जो इफेक्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में लिए। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उस रीजन की कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कम है या ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रेडिशन, कल्चर्स एक्सेट्रा भी बहुत ही डिस्कशन है, डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स एक्सेट्रा भी बहुत ही डोमिनेट करते हैं लैंड यूज पैटर्न्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। और खासकर लैंड की जब हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी यूज इट एज अ रिसोर्स, तो सेम लाइन पर लैंड का डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन से रिलेटेड भी चंद इश्यूज हैं जो हमें कॉन्सेंट्रेट करने हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन टू कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग तो अच्छे खासे तरीके में चल रहा है, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मिनरल्स को, लेकिन हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो हमें लैंड का कंजर्वेशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइम फ्रेम में पॉलिटिकल विल बहुत ही ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स रेगुलेशन को फॉलो करना और करवाना। अफॉरेस्टेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स भी बहुत ही ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन के नाम पर जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसे रोकने की बहुत ही ज़रूरी है। और ओवर ग्रेजिंग को भी हमें कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स एक्सेट्रा। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें बचाते हैं। कई बार हम देख सकते हैं कि टाइड्स वगैरह भी जो बहुत ज़बरदस्त से जोर के साथ आते हैं, वेव्स वगैरह भी, वो भी इन मैनग्रोव्स वगैरह, मैनग्रोव टोपोग्राफी से अगर वो क्लैश होकर जो है वो काम हो जाते हैं। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट रीजन। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके लैंड को डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं और उसे कंजर्व कर सकते हैं।
और नेक्स्ट में हमने अभी तो लैंड के बारे में देखा और सॉइल भी लैंड से ही रिलेटेड है, तो सॉइल को एज अ रिसोर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेजर जो टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलेंगे, अलुवियल सॉइल जो कि बहुत ही फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए बहुत ही सूटेबल भी माने जाते हैं, और खासकर पैडी, वीट, शुगर केन और अदर पल्सेस एंड सीरियल क्रॉप्स यहाँ पर उग सकते हैं। दूसरा ब्लैक सॉइल जिसे रेगड जमीन भी कहा जाता है, तो क्लेई मटेरियल बहुत ही इसमें ज्यादा होता है और खासकर कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट माना जाता है। तीसरा लैटेराइट सॉइल जो कि आइडियल है कल्टीवेशन वगैरह के लिए, जबकि हम अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स का इस्तेमाल करेंगे तो तभी। और रेड और येलो सॉइल्स भी हम देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोसेस यहाँ पर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो है इसे थोड़ा बहुत रेडिश कलर भी देते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें रेड सॉइल भी कहते हैं। अरिड सॉइल्स जो ज़्यादातर हमें नॉर्थन गुजरात और राजस्थान की रीजन्स में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत है ताकि हम सॉइल को कल्टिवेबल बना सकें। और फॉरेस्ट सॉइल्स जो ज़्यादातर सिल्टी और लोमी है वैलीज के रीजन में, तो यहाँ पर भी कोर्सर और माउंटेन स्लोप्स का भी इस्तेमाल करके हम यहाँ पर भी क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं। एंड अगेन जैसे कि हमने देखा कि सॉइल को एज अ रिसोर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सॉइल को जो है कहीं ना कहीं सॉइल एरोजन की वजह से भी हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्राइमरी कॉजेस क्या हैं सॉइल एरोजन के? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अनकंट्रोल्ड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। अभी लैंड यूज में भी हमने इन्हीं के बारे में बात किया हुआ था, और ये सभी तो मैन मेड है और नेचुरल वेस्ट से भी जो है कहीं ना कहीं सॉइल एरोजन हो रहा है, जैसे कि वाटर, ग्लेशियर्स एंड विंड्स। और दूसरा मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड प्रमोट कंजर्वेशन, खासकर किस तरीके से किया जाए, तो शेल्टर बेड्स का प्लांटेशन होना चाहिए, मैनग्रोव्स वगैरह अभी जैसे कि हमने देखा, स्ट्रिप क्रॉपिंग पैटर्न हम इस्तेमाल करें, और टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लविंग हिली रीजन्स में भी अगर हम करेंगे तो सॉइल के एरोजन से हम बच सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी हम मेंटेन करवा सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।